और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। गुरुग्राम में खुले आसमान के नीचे मुसलमानों के जरिए नमाज अदा किए जाने पर खींचतान लगातार जारी है। दाएं बाजू की तंजीमें इस अमल की मुखालिफत कर रही हैं। मज़ाहिमत के दरमियान आज संयुक्त संघर्ष समिति ने गुरुग्राम में सेक्टर 12A में गुरुवर्धन पूजा का एहतमाम किया, जिसमें बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने भी शिरकत की है। ख्याल है कि गुज़िश्ता इतवार समिति के अवामी मकामात पर नमाज अदा किए जाने की मुखालिफत में गुरुवर्धन पूजा का एहतमाम करने का ऐलान किया था, जिस पर मुसलमानों के कुछ नुमाइंदों ने नमाज के लिए जगह मुंतकिल करने का इरादा जाहिर किया था, बशर्ते कि इन्हें मुतबादिल जगह नमाज के लिए दी जाएगी या औकाफ की जमीनों पर से तजावुजात हटाए जाएंगे। इस बीच गुरुग्राम इंतजामिया दाएं बाजू की तंजीमों के दबाव के आगे झुक गई है। इसने गुरुग्राम में खुले 8 मकामात पर नमाज जुमा की मिली इजाजत को खत्म कर दिया है। आप अपनी परिधि के अंदर, अपने परिसर के अंदर, यहाँ पर तो कुछ होता नहीं था ना, कोई तो मस्जिद नहीं होती थी, आज है ना। यानी कि यहाँ पर किसी ने रोका तो नहीं, किसी ने विरोध तो नहीं किया, किसी ने आपको पीछे धकेलने की कोशिश तो नहीं की। लेकिन अगर हमको पीछे धकेलोगे, दीवार पे जाके टिका दोगे, किसी को इतना पीछे धकेल दो कि वो दीवार पे जाके टिक जाए, तो एक धक्का तो फिर मारना ही पड़ता है। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। गुरुग्राम से हमारे नुमाइंदे धर्मवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ आज हुआ है, क्योंकि कई हफ्तों से लगातार नमाज जुमा के बाद ये कशीदगी देखने को मिल रही है। आज फिर हालात कशीदा है यहाँ पर। सीधे हम चलेंगे गुरुग्राम। धर्मवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, क्या कुछ हुआ? पिछले कई हफ्तों से लगातार हम देख रहे हैं कि नमाज जुमा के बाद और नमाज जुमा को लेकर जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। आज क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर के हिंदू संगठन जो है वो विरोध कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार ये विरोध हुआ है। पहले सेक्टर 47 में हुआ, उसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 12 में हुआ, और आज गुरुग्राम के सेक्टर 12 में जहाँ ये लोग विरोध कर रहे थे नमाज पढ़ने का, उसी जगह पर आज जुम्मे की नमाज नहीं हुई, बल्कि वहां पर आज हिंदू संगठन के लोगों ने गोवर्धन पूजा की है। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि दिवाली के बाद जो शुक्रवार आएगा उस दिन जुम्मे की नमाज नहीं होने दी जाएगी और वहां पर हिंदू संगठन गोवर्धन पूजा करेंगे। और प्रशासन ने टकराव टालने के लिए दिवाली से पहले एक मीटिंग की थी, उसमें दोनों समुदाय के कुछ लोगों को बुलाया था और उस वक्त सहमति बनी थी कि सेक्टर 12 में जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां शुक्रवार को गोवर्धन पूजा होगी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अगले शुक्रवार को, यानी कि जब अगला जो शुक्रवार आएगा उस दिन देखना होगा कि क्या यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पहले से नमाज पढ़ी जा रही है, क्या वो पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी, या फिर हिंदू संगठन इसका फिर से विरोध करेंगे। क्योंकि फिलहाल जो सहमति बनी थी वो सिर्फ आज के दिन के लिए बनी थी कि आज के दिन हिंदू संगठन जो है वहां पर गोवर्धन पूजा करेंगे। लेकिन 2018 में भी ठीक इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। उस वक्त प्रशासन ने 100 जगह से कम करके महज 37 जगहों पर मुस्लिम समुदाय को समेट दिया था और ये कहा था कि आप गुरुग्राम के इन 37 जगहों पर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन पिछले सप्ताह ही जब मीटिंग हुई यहाँ पर प्रशासन के साथ, तो 8 जगहों को जिला प्रशासन ने कैंसिल कर दिया और ये कह दिया कि इन 8 जगहों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि वहां पर स्थानीय लोग और आरडब्ल्यूए के लोग विरोध कर रहे हैं। तो जो अब 37 जगह थी वो घट करके 29 जगह हो गई हैं। तो अब अगले शुक्रवार को देखना होगा कि वहां कितनी जगहों पर नमाज पढ़ी जाती है, और खास तौर से जो सेक्टर 12 का एरिया है जहां आज गोवर्धन पूजा हुई है, क्या यहाँ पर नमाज होगी या नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, लेकिन धर्मवीर, एक चीज तो यहां पर देखने वाली यह है और बिल्कुल साफ है कि जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दी है मुसलमान वहीं पर नमाज पढ़ रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बाद भी अगर हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें एतराज है इस पर, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या कुछ कहना है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कुछ कह रहा है? देखिए, अभी तक अगर हम बात करें तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत तो की है, दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठ के बातचीत की है, लेकिन उस बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला इसकी कोई भी जानकारी अब तक प्रशासन की तरफ से मीडिया में साझा नहीं की गई है। पिछले दिनों जब 8 जो जगह जो कि कैंसिल की गई थी, वो गुरुग्राम के जिलाधीश यानी कि गुरुग्राम के जो डिप्टी कमिश्नर है यश गर्ग, उन्होंने उनको कैंसिल किया, लेकिन उनके दफ्तर की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही उनके ऑफिस की तरफ से कोई प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें ये कहा गया हो कि ये 8 जगह कैंसिल कर दी गई हैं। बल्कि ये प्रेस नोट पुलिस कमिश्नर ऑफिस की तरफ से जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि 8 जगहों को कैंसिल किया गया है। जबकि ये प्रेस नोट कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनकी तरफ से, उनके ऑफिस से जारी होना चाहिए था, जो कि हर प्रेस नोट उनका उनके ऑफिस से जारी होता है। लेकिन ये प्रेस नोट
उनके ऑफिस से जारी ना होकर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस से जारी किया गया। तो प्रशासन कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब तक आधिकारिक तौर के ऊपर चुप रहा है। कोई भी जानकारी जो है मीडिया के साथ साझा नहीं की गई है डीएम ऑफिस की तरफ से, लेकिन इतना जरूर कहा गया है, जो पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक जो प्रेस नोट आया था उसमें ये कहा गया था कि 8 जगहों को हमने कैंसिल कर दिया है। ये कहीं ना कहीं जो टकराव है ये अभी बरकरार है और ये अगले शुक्रवार को देखना होगा कि ये स्थिति जो है वो शहर में क्या बनती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग बातें कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हो चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों। बिल्कुल धर्मवीर, जिस तरह से आपने कहा कि टकराव बढ़ता जा रहा है और जाहिर सी बात है कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब आज जिस तरह से गोवर्धन पूजा की गई या कपिल मिश्रा जिस तरह से आज प्रोग्राम में शामिल हुए, तो इससे तो टकराव बढ़ता ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इसका पूरा जो ये मामला था ये हिंदू संगठनों के बीच और मुस्लिम लोग जो नमाज पढ़ते थे उनके बीच था। आज ये कहने के राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में कई भाजपा नेता मौजूद थे, चाहे उसमें कपिल मिश्रा रहे हों, चाहे उसमें बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा के सूरज बाला मुंह हो, वो भी मौजूद थे। और जो इस सबसे ज्यादा इसका जो विरोध किया था उसमें शामिल रहे हैं कुलभूषण भारद्वाज और महावीर भारद्वाज, ये दोनों लोग भी भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण जो है वो हो रहा है। तो वो जो चीजें हैं वो देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस मुद्दे पर बिल्कुल अब अगले 1-2 दिन में प्रशासन बैठकर कोई बीच का रास्ता निकालता है या नहीं निकालता है। धर्मवीर का आखिरी सवाल, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं हुई कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम जो पक्ष हैं दोनों को बिठाकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, इस तरह की कोई कोशिश क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक नहीं हुई है? देखिए, मीटिंग कई बार हुई है, 3 बार मीटिंग हो चुकी है इन दोनों के बीच में, लेकिन हर बार जो चीजें हैं वो यही आई हैं कि पहले जो हिंदू संगठन थे इन्होंने जब 2018 में जब विरोध प्रदर्शन किया था उस वक्त प्रशासन की और इनकी आपसी सहमति बनी थी, उस सहमति में 37 जगह चिन्हित की गई थी। लेकिन अब हिंदू संगठन के लोग जो है उन 37 जगहों को भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम एक भी जगह पर खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो ये जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति है, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये दोनों ही समुदाय के लोगों के लिए कहीं ना कहीं सोचनीय है, क्योंकि इससे हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं, आपसी भाईचारा खराब हो सकता है। इसीलिए प्रशासन जो है कोशिश कर रहा है कि दोनों समुदाय बैठ के इसका कोई स्थायी हल निकाले, सार्थक हल निकाले, ताकि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको भी नमाज पढ़ने में दिक्कत ना हो और हिंदू समाज के लोग हैं उनको भी उससे कोई तकलीफ ना हो। इस मसले का हल निकालने की जरूरत है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का किरदार बहुत अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू से खबर है, जहां गांव बिश्ना कोटे सालिहार से 2 नामालूम अफराद की लाशें पुलिस ने बरामद की हैं। लोगों के मुताबिक चंद अफराद के दरमियान तसादुम के दौरान यह हलाकतें हुई हैं। लोगों का कहना है कि चंद अफराद के जख्मी हुए हैं, जिन्हें जम्मू के जीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जम्मू से एक की शिनाख्त आरएसपुरा के बाबर वल्द चक मोहम्मद यार के नाम से हुई है। पुलिस ने मौके वारदात से AK-47 के चंद जिंदा कारतूस के अलावा दीगर हथियारों समेत एक गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कुछ नहीं, हमारे उधर एक आदमी पड़ा हुआ था। जब इधर कांड हुआ, वो कांड करके जहाँ इधर से बीच में से वो आके जा रहे थे, तो उधर उनका एक आदमी पड़ा हुआ था। उनके कुछ आदमी आए, उन्होंने उनको उठाया, फटाफट गाड़ी में डाला और लेके भाग गए। कि कितने बंदे थे वहाँ पे सब? शायद 6-7 के करीब। 6-7 के करीब थे। तो जो बंदा उठाया उसको क्या उसको लगी? टांग को शायद गोली लगी है या फट कट लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। उनके कंडक्टर वाले जो बंदे थे वो आए फटाफट गाड़ी से उसको उठा के वहाँ से लेके भाग गए। मैं एरिया पर आके अपने SHO साहब को फोन किया। SHO साहब मौके पर आए, मैं भी साथ आया और 2 लाशें मौके पर ही पड़ी हुई थी डेड। एक जो है जिसकी पेट की आंदरी निकली हुई थी, उसको मेरे और SHO के आने के पहले अस्पताल में रेफर कर दिया। अभी इसका जो लाशें हैं इनका पता नहीं चल रहा है कि कौन से गांव की हैं, इनके क्या नाम है, क्या मसला हुआ है, क्या नहीं है। अभी DSP SP वगैरह सब आए हैं, देखते हैं इनका कहाँ से निकलता है मसला है। कहीं बाहर से आके हमारे इस एरिया में आके तो इनका झगड़ा हुआ है, पंगा कहीं बाद का है, लेकिन होगा झगड़ा इधर है इनका। सर, जिस तरह इस गाड़ी में एक मुआजम की वर्दी भी पड़ी हुई है, उसके बारे में कुछ? उसका बारे में हमारे को कोई आइडिया नहीं है कि किसकी वर्दी है, लेकिन वर्दी वाला भी बीच में ही होगा बंदा जिसका ये वर्दी रखी हुई है बीच में। अभी RC से पता लग जाएगा कि किसकी गाड़ी है, क्या है, देखते हैं। लेकिन बहुत गलत मसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा हुआ है।
महाराष्ट्र में बीजेपी और महाविकास अघाड़ी के दरमियान सियासी जंग जारी है। मरकजी वजीर नारायण राणे ने रियासती काबीना वजीर नवाब मलिक के जरिए लगाए जा रहे इल्जामात पर कहा कि इन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि इस तरह के इल्जामात आयद करें। राणे ने कहा कि मौजूदा सरकार में कई वुज़रा बदनवानी में मुलव्विस हैं, इसलिए मरकजी तफ्तीशी एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने तफ्तीशी एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल की बात को खारिज कर दिया। क्या कर वैसा तो हमें भी बोलने आता है। अरे उसका घर में आज देखिए ना आप, टेररिस्ट लोग का सपोर्ट है और अभी ये गांजा से लेके चरस से लेके सब सप्लाई उनके उधर ही है। और वो बड़ी बड़ी बात करते हैं। नवाब मलिक को बोलने का कोई ये नहीं है, हक नहीं है। करप्शन करते होगे, इंफॉर्मेशन मिलता होगा तो ईडी काम नहीं करेगी? कौन करेगी? एजेंसी क्यों है वो? सीबीआई क्यों है? उनका काम ही वही है। पर उन्होंने जो काम किया कुछ पाया नहीं, कुछ इंक्वायरी में नहीं आया। ये हजारों करोड़ रुपए आया, 24,000 करोड़। अरे आप पूरा नौकरी करेगा तो भी आपको रिटायरमेंट में कि 5-10 लाख के ज्यादा नहीं मिलेगा। इन लोग सीआर में खाते हैं, लेते हैं और रखते हैं, तो पकड़ा गए। तो ये तो ईडी का काम है। किसान तहरीक को 1 बरस होने को आया, लेकिन इनके मुतालबात अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। एहतजाजी किसान ज़राई क़वानीन की मनसूखी के अपने मुतालबे पर अड़े हैं और मुतालबात पूरे होने तक डटे रहने के अज़्म का इजहार भी मुसलसल कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा कि देश का किसान तहरीक छोड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने तहरीक को जनता की चुनी हुई तहरीक बताया। देश का किसान कहीं नहीं जाएगा आंदोलन छोड़कर। अगर सरकारें 5 साल तक अपनी सरकारें चला सकती है तो ये आंदोलन भी जनता का चुना हुआ आंदोलन है। ये आंदोलन भी जब तक ही चलेगा जब तक भारत सरकार गारंटी एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी, जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं लेगी, फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को जारी रखो शांतिपूर्ण तरीके से। आंदोलन लंबा चलेगा, उसकी तैयारी रखें। ट्रैक्टरों में तेल भरवा के दिल्ली की तरफ को मुंह करके रखें। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फजाई आलूदगी की। मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है। इन दिनों में त्योहारों की भी धूम होती है। सर्दियों में कोहरे और धुंध के सबब परेशानियां होती हैं, लेकिन फजाई आलूदगी इन मुश्किलात में मजीद इजाफा करती है। फजाई आलूदगी से निपटने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में आतिशबाजी पर रोक भी लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद आतिशबाजी हुई और दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, भोपाल समेत कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेपनाह इजाफा दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल में तशवीशनाक हद तक इजाफा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में AQI लेवल में इजाफा हुआ, तो वहीं दिवाली पर हुई आतिशबाजी के सबब राजस्थान के कई शहरों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा दर्ज किया गया। इन शहरों में इंडेक्स इमरजेंसी हद को तजावुज कर गया है। जयपुर में AQI लेवल 341 दर्ज किया गया। राजस्थान के भिवाड़ी में हवा का म्यार इंतहाई खराब सतह पर है। यहां बीती शब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया था। दीपावली के बाद राजधानी दिल्ली और एनसीआर की आबोहवा यानी कि यहां पर वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में भी काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली एनसीआर के इलाके में हूं और नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा का जो अभी भी क्या हालात है देखा जा सकता है। किस तरह से धुंध की स्थिति अभी भी बनी हुई है। जिस तरह से सुबह से लेकर दोपहर से शाम तक में जो धुंध की स्थिति बनी है वो देखा जा सकता है। और अगर बात करें दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई शहरों की अगर बात करें तो कई शहरों में हालात ऐसे ही बने हुए हैं। इस बार नोएडा की बात कर ले, गाजियाबाद, लखनऊ, गोरखपुर,
कानपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQ में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है और जिसका असर देखने को मिल रहा है और लोगों को सांस लेने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से इस वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो वायु प्रदूषण को लेकर जिस तरह से लगातार अब जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी बता रहे हैं और जिस तरह से मानसून विभाग भी कह रहा है कि अगर इस मामले पर लोग अगर सतर्क नहीं हुए तो आने वाले दिन में और ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं, लिहाजा लोगों को भी थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। और जिस तरह से वायु प्रदूषण के मामले लगातार उस इजाफा हो रहा है तो ऐसे मामलों पर काफ़ी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, नोएडा। त्रिपुरा तशद्दुद को लेकर फैक्ट फाइंडिंग करने गई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की टीम के 2 अरकान के खिलाफ UAPA लगाने के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज हुआ। त्रिपुरा भवन पर हुए मुजाहरे में समाजी तंजीमों, तलबा तंजीमों और दिल्ली के वकला खासतौर पर शामिल हुए। एहतजाजियों ने UAPA हटाने की मांग की। साथ ही त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम ढाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वकला ने साफ तौर पर इस मामले में UAPA के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। वकला का कहना है कि वो एडवोकेट मुकेश और अंसार इंदौरी के साथ खड़े हैं। ख्याल रहे कि त्रिपुरा हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फैक्ट फाइंडिंग टीम के 2 अरकान पर UAPA लगाया गया है। एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट अंसार पर चार्ज लगाया गया है, लेकिन इस पूरे मामले पर एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट अंसार का कहना है कि उन्होंने जो देखा वही लिखा है और जो इन्हें लोगों ने बताया वही लिखा गया है। त्रिपुरा में हिंसा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की 4 रुकनी एक टीम त्रिपुरा गई, उसके 2 सदस्यों पर त्रिपुरा सरकार के जरिए से UAPA लगाया गया। आज त्रिपुरा भवन के सामने ये विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो सामाजिक संगठनों की तरफ से बुलाया गया है, हुकूक इंसानी की तंजीमें हैं उनकी तरफ से है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं इसमें और इसी के साथ साथ रोहिणी कोर्ट और दूसरे जो लॉयर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो इसमें शामिल हैं। इसमें AICCTU भी शामिल है और इसी तरीके से SDPI भी शामिल है। JNU के जो छात्र हैं वो भी उसमें शामिल है। आप यहाँ पर विरोध जताने के लिए आए हैं, क्या कहने आए हैं? विरोध हम ये जताने के लिए आए हैं कि जो हमारा UAPA लगाया है लॉयरों पर, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं, मुखालफत करते हैं। वजह इसकी ये है कि वहाँ राइट्स हुए, पूरी दुनिया ने देखा, हमारे मीडिया ने देखा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने देखा, लेकिन ये लॉयर्स उसी चीज़ को बताने आए थे कि देखो मस्जिदों को जला दिया गया, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म कर दिया गया। कुछ गांव वहाँ पे ऐसे भी हैं कि जहाँ पे हिंदू आगे आए और उन्होंने कहा कि हम मस्जिद को तोड़ने नहीं देंगे, लेकिन ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय सेवक संघ मुल्क को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं? क्या मुल्क हमारा नहीं है? क्या हमने अंग्रेजों से मुल्क के लिए जंगें नहीं लड़ी? आप खुद लॉयर हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से लॉयर्स की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम के 2 सदस्यों पर, 2 लोगों पर UAPA लगा दिया गया? इस पे यही कहना है कि वो जो दोनों लॉयर्स गए थे वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग के लिए, वो कोई इलीगल काम करने नहीं गए थे, वो पता ही करने गए थे। जो काम पुलिस का है, जो काम इन्वेस्टिगेशन करने का पुलिस का है, वो पर्सनली लॉयर्स अपने ऊपर लेके जाके काम करने के लिए गए थे। और उनको ऐसे ट्रीट करना, मुझे जहाँ तक पता चला है कि उनको गलत तरीके से वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है, उनका उपनाम पूछा जा रहा है वहाँ पे, तो उनको ऐसे ट्रीट करना, फिर उसके ऊपर अभी मतलब पहले CRPC में केसेस फाइल करना, FIR फाइल करना, उसके बाद UAPA के अंदर में ये इतना UAPA एक्ट छोटा एक्ट नहीं है। क्या जिस तरीके से कहा गया कि फैब्रिकेटेड एक रिपोर्ट जो है इन वकीलों ने बनाई है उसको वापस लेना चाहिए, उनको 10 तारीख तक के लिए कहा गया है कि वो वहाँ पर जाएं? जी देखिए, फैब्रिकेटेड किसी चीज़ को कह देना बहुत आसान होता है। वो रिपोर्ट पब्लिकली रिलीज़ की गई है, प्रेस वालों के पास है, आपके पास भी होगी और उनके पास भी है। उस रिपोर्ट में वो पॉइंट आउट करे ना कि ये जो पैराग्राफ है ये फैब्रिकेटेड है, इस वीडियो में जो ये लाइन फलाने ने कहा ये फैब्रिकेटेड है। ओवरऑल ऐसे हवा में कह देना कि फैब्रिकेटेड है, और अगर फैब्रिकेटेड है तो आप उस पर हमारे ऊपर। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।